तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो चैट जीपीटी जैसे भाषा मॉडल हैं, ये असल में काम कैसे करते हैं। हाँ, और इनकी बुनियाद में है ट्रांसफॉर्मर नाम की एक तकनीक। वही ट्रांसफॉर्मर जिसने एआई में काफी कुछ बदल दिया है। बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत हैं वो तस्वीरों के जरिए इसे समझाते हैं। हाँ, तो चलिए खोलकर देखते हैं इसे परत दर परत। क्या है ये सब? जी, तो जीपीटी का मतलब है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ओके, जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। हाँ, जेनरेटिव मतलब नया टेक्स्ट बनाना। अच्छा, प्री ट्रेन्ड यानी बहुत ही सारे डेटा से सीखा हुआ। हाँ, और ट्रांसफॉर्मर वो खास न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है इसकी बड़ी बात यह है कि ये पूरे इनपुट को एक साथ देख सकता है। अच्छा, पुरानी तकनीकों की तरह नहीं जो एक एक करके देखती थी। एग्जैक्टली, इसीलिए ये बड़े डेटा सेट पर ट्रेनिंग और लंबे वाक्यों को समझने में इतना कामयाब हुआ है। ठीक है, तो ये मॉडल करते क्या हैं? मतलब इनका बेसिक काम क्या है? देखिए, मूल रूप से ये दिए गए टेक्स्ट के आधार पर अगला शब्द या तकनीकी भाषा में कहें तो टोकन, उसका अनुमान लगाते हैं। अगला टोकन। और अगर लंबा टेक्स्ट बनाना हो तो बस यही प्रक्रिया दोहराते रहते हैं। मतलब अनुमान लगाओ, एक शब्द चुनो, उसे टेक्स्ट में जोड़ो। हाँ, और फिर अगले का अनुमान लगाओ बार बार। शुरुआत में शायद ये थोड़ा गड़बड़ भी होता होगा, जैसे GPT-2 के टाइम पे। हाँ बिल्कुल, पुराने मॉडल्स उतने अच्छे नहीं थे, पर GPT-3 जैसे बड़े मॉडल्स वो तो काफी सुसंगत, कभी कभी तो हैरान करने वाली कहानियां बना देते हैं। सही है। तो ये सब होता कैसे है? कहाँ से शुरू होती है ये प्रक्रिया? इसकी शुरुआत होती है टोकनाइजेशन से। टोकनाइजेशन? हाँ, मतलब इनपुट टेक्स्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, टोकन्स में। ये टोकन क्या हो सकते हैं? पूरे शब्द हो सकते हैं या शब्दों के हिस्से भी। और कॉमा, फुल स्टॉप जैसे विराम चिन्ह भी टोकन ही माने जाते हैं। अच्छा, तो टेक्स्ट को टुकड़ों में तोड़ दिया, फिर आता है एम्बेडिंग। हर टोकन को बदला जाता है नंबर्स की एक लिस्ट में, एक वेक्टर। हाँ, मतलब गणित वाला वेक्टर। हाँ बिल्कुल, ये वेक्टर उस टोकन के मतलब को गणितीय रूप में पकड़ता है। इसे ऐसे सोचिए कि एक बहुत ऊंचे डायमेंशन वाले स्पेस में उसका पता है। ऊंचे डायमेंशन? कितना ऊंचा? GPT-3 में हर टोकन वेक्टर में 12,288 नंबर्स होते हैं। 12,288? बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, काफी ज्यादा। ये वेक्टर वाली बात बड़ी दिलचस्प लगी मुझे। स्रोतों में एक उदाहरण था, जैसे औरत और मर्द के वेक्टर का जो गणितीय रिश्ता है, हाँ, वही रिश्ता रानी और राजा के वेक्टर्स के बीच भी दिखता है। बिल्कुल, या वो इटली जर्मनी वाला उदाहरण। हाँ, इटली माइनस जर्मनी वेक्टर, उसमें हिटलर वेक्टर जोड़ने पर आप मुसलिनी वेक्टर के काफी करीब पहुंच जाते हैं। कमाल है। ऐसा लगता है मानो मॉडल ने भाषा के मतलब और रिश्तों को गणित में समझ लिया हो। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं ये सारे वेक्टर्स एक बहुत बड़ी टेबल में रखे जाते हैं, एम्बेडिंग मैट्रिक्स। और अकेली इसी मैट्रिक्स में GPT-3 में करोड़ों पैरामीटर है? जी हाँ, करीब 61.7 करोड़ पैरामीटर्स सिर्फ इस एम्बेडिंग मैट्रिक्स में। सोचिए जरा। अच्छा, तो ये शुरुआती वेक्टर्स बन गए जी। अब आगे क्या? इसके बाद ये वेक्टर्स ट्रांसफॉर्मर के कई ब्लॉक से गुजरते हैं। इसमें 2 मुख्य हिस्से होते हैं। कौन कौन से? पहला है अटेंशन ब्लॉक। यहीं पर असली जादू होता है, कह सकते हैं। अटेंशन, ध्यान देना। हाँ, एक तरह से यहाँ वेक्टर्स एक दूसरे से बात करते हैं। ये तय होता है कि वाक्य में कौन सा शब्द किस दूसरे शब्द के मतलब को असर डाल रहा है। उदाहरण के लिए, जैसे मशीन लर्निंग मॉडल में मॉडल का मतलब अलग है और फैशन मॉडल में अलग। हाँ बिल्कुल। अटेंशन मैकेनिज्म यही संदर्भ समझने में मदद करता है, और क्योंकि ये पूरे टेक्स्ट को एक साथ देख सकता है, अच्छा, इसलिए ये लंबे वाक्यों में भी शब्दों के आपसी रिश्ते समझ लेता है। समझ गया। ये अटेंशन वाला हिस्सा अहम है। और दूसरा हिस्सा? दूसरा है फीड फॉरवर्ड लेयर। अटेंशन के बाद हर वेक्टर को अलग से प्रोसेस किया जाता है। अलग से? हाँ, मानो हर टोकन के वेक्टर से उसके बारे में और जानकारी निकालने के लिए कई सवाल पूछे जा रहे हैं, उसकी विशेषताओं को और उभारने के लिए। ओके, और ये अटेंशन और फीड फॉरवर्ड ये बार बार होता है? जी हाँ, ये प्रक्रिया कई परतों में दोहराई जाती है, बार बार, ताकि मॉडल की समझ गहरी होती जाए। ठीक है, तो इन सब प्रोसेसिंग के बाद
टेक्स्ट के टुकड़े हुए, वेक्टर बने, अटेंशन हुआ, फीड फॉरवर्ड हुआ। अंत में अगला शब्द कैसे चुना जाता है? हाँ, तो पूरी प्रक्रिया के बाद हमारे पास एक फाइनल वेक्टर होता है। फाइनल वेक्टर। इसमें पिछले सारे टेक्स्ट और उसके संदर्भ का सार होता है, कह सकते हैं। इस फाइनल वेक्टर को फिर एक और बड़ी मैट्रिक्स से गुणा किया जाता है। एक और मैट्रिक्स? हाँ, इसे कहते हैं अनएम्बेडिंग मैट्रिक्स। ये एम्बेडिंग मैट्रिक्स का उल्टा काम करती है। उल्टा काम? हाँ, मतलब ये हमें वापस शब्दों की दुनिया में ले जाती है। इस गुणा से मॉडल की पूरी वोकैबुलरी, यानी जितने भी शब्द वो जानता है, हाँ, उनमें से हर संभावित अगले टोकन के लिए एक स्कोर मिलता है। इसे लॉजिट कहते हैं। हर शब्द के लिए एक स्कोर। और इस अनएम्बेडिंग मैट्रिक्स में भी उतने ही पैरामीटर होते हैं? हाँ, GPT-3 में इसमें भी करीब 61.7 करोड़ पैरामीटर तो है। एम्बेडिंग और अनएम्बेडिंग मिला के ही लगभग 1.2 अरब पैरामीटर हो गए। जी लेकिन हमने तो सुना था GPT-3 में 175 अरब पैरामीटर, बाकी कहाँ हैं? हाँ, वो बाकी के खरबों पैरामीटर्स उन अटेंशन और फीड फॉरवर्ड ब्लॉक्स के अंदर होते हैं। अच्छा, जो बार बार इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल, वो सारे पैरामीटर्स वहीं होते हैं। ये सब असल में बहुत सारे मैट्रिक्स गुणा ही हैं। खैर, उन स्कोर या लॉजिट्स के बाद हाँ, एक फंक्शन आता है सॉफ्टमैक्स। सॉफ्टमैक्स। ये उन स्कोर्स को संभावनाओं में बदल देता है। मतलब कौन सा अगला टोकन आने की कितनी % संभावना है। अच्छा, तो ये पता चल जाता है कि कौन सा शब्द सबसे ज्यादा संभावित है। हाँ, और यहीं पे एक टेम्परेचर पैरामीटर भी होता है। टेम्परेचर, तापमान, इसका क्या काम है? ये तय करता है कि मॉडल कितना क्रिएटिव होगा। कम टेम्परेचर पर मॉडल सबसे ज्यादा संभावित शब्द भी चुनता है। तो टेक्स्ट सटीक होगा पर शायद उबाऊ। हाँ, कह सकते हैं। और अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो मॉडल कम संभावित थोड़े अनोखे शब्द भी चुन सकता है, जिससे टेक्स्ट ज्यादा रचनात्मक हो सकता है। लेकिन कभी-कभी अजीब या बेतुका भी हो सकता है। समझ गया। तो ये टेम्परेचर एक तरह का कंट्रोल है रचनात्मकता पर। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में कहें, टेक्स्ट को टोकन में तोड़ो, उन्हें मतलब वाले वेक्टर्स में बदलो, हाँ, फिर अटेंशन और फीड फॉरवर्ड परतों से गुजारकर शब्दों के आपसी रिश्ते और संदर्भ को समझो, सही। और आखिर में गणितीय गणनाओं और संभावनाओं के आधार पर अगले शब्द का अनुमान लगाओ। क्या यही है मूल फंडा? बिल्कुल सही कहा। यही है इन बड़े भाषा मॉडलों का आसास। और ये सब अरबों खरबों गणितीय पैरामीटर्स के जरिए होता है। ये असल में शब्दों को संख्याओं में बदलना है। हाँ, उन्हें संदर्भ के हिसाब से प्रोसेस करना और फिर अगले संख्या पैटर्न का अनुमान लगाना। इसी जटिल गणित और विशाल डेटा की वजह से ये इतने समझदार लगते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर ये मॉडल सिर्फ डेटा से सीखे गए पैटर्न्स और गणितीय संबंधों के जरिए मतलब के इतने सारे पहलुओं को पकड़ सकते हैं, तो क्या समझ का असली मतलब सिर्फ जटिल पैटर्न पहचानना और उनका इस्तेमाल करना ही है? पता नहीं, इस पर सोचा जा सकता है।